नमस्कार दोस्तों। कल हमने मदर यानी कि हमारी माँ जो हैं उनकी स्माइल से दिन की शुरुआत की थी, इज़ इट? और आप में से एक स्टूडेंट ने लिखा भी है कि उन्होंने तो मम्मी को हग भी दे दिया। उसके बाद वो इस लेक्चर को देखने के लिए आए, तो दैट्स अ वेरी गुड इम्प्रेसिव स्टार्ट। एंड आई एम श्योर आपने कल पॉजिटिव फील किया होगा। आज हम सब की एक जो कॉमन मदर हैं, जिसको हम कहते हैं मदर नेचर, या फिर आप इसको कुदरत भी कह सकते हैं, उसकी एक छोटी सी सेवा करेंगे। कुदरत के द्वारा दी गई चीज़ को ही वापस लौटाने का एक प्रयत्न करेंगे, एक जरिया बनेंगे हम। देखिए, आज हम देखेंगे कि कैसे हीट वेव जो हैं वो एक्सट्रीम होती जा रही है। और हम तो चलो एयर कंडीशनर ऑन कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट बर्ड्स, व्हाट अबाउट जो डॉग्स हैं, या फिर जो हमारी स्ट्रीट्स में जो गाय हैं, या फिर जो भी दूसरे अलग अलग एनिमल्स हैं, राइट? उसमें छोटी चींटी भी आ गई और बहुत सारे ऐसे दूसरे एनिमल्स भी आ गए। तो एक छोटा सा जेस्चर हम कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ जो हम कर सकते हैं, दैट इज़ एक पानी का कप हो, या फिर आप एक एक टब जैसा हो, तो उसको आप अपनी टेरेस पे या फिर गार्डन में या फिर अपने घर के बाहर, राइट, जहाँ पर भी सूटेबल हो, लेकिन प्लीज़ 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 डू लिटिल बिट ऑफ सेवा, थोड़ी बहुत सेवा जो है वो आज ज़रूर कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये किस ट्रैक पर हमें ले जा रहे हैं कि लेक्चर की स्टार्टिंग जो है वो इस प्रकार से होने लगी है। सच बताऊं तो एक लंबे समय से ये प्लान भी था, लेकिन मैं वक्त का इंतज़ार देख रहा था, और अब ये वक्त जो है वो आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि जब हम सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हैं उसके लिए तैयारी करेंगे, और हमें ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन को क्रैक करनी है, हमें पास होना है और एक ऑफिसर बनना है और फिर देश की सेवा करनी है। ये सारे आपके सपने होंगे, जो बहुत ही अच्छे सपने हैं, बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, इन द सेंस कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद है, तो आपके लिए भी ये चीज़ काम आएगी। पे अटेंशन। जो यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, राइट, इसके अलावा दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यही चीज़ है, बट आपको स्पेसिफिकली यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में जो फाइनल स्टेज है उसका नाम इंटरव्यू नहीं है, उसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी इसको कहते हैं। ऑफिशियल इसका नेम है पर्सनालिटी टेस्ट। अब लेट मी टेल यू, पर्सनालिटी जो है ना वो एक दिन में डेवलप नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लूँगा। देखिए, एक्टिंग हम सब कर लेते हैं, इट्स सर्वाइवल के लिए, समाज में जीना है तो हर कोई थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ही लेता है। लेकिन एक्टिंग जो है ना वो पकड़ी जाएगी, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जेन्यून अगर आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आते हैं तो वो आपको एक्ट नहीं करने पड़ेंगे, वो रिफ्लेक्ट हो ही जाएंगे। अगर आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, अगर आप एक रिफाइंड व्यक्ति हैं, तो लोगों को पता चल ही जाएगा। आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा, टी शर्ट पर ऐसा लिखा नहीं रहेगा आपके कि यू आर ए रिफाइंड पर्सन एक्सेट्रा। वो लोगों को आपके बिहेवियर से, आपसे बातचीत करेंगे, उनको पता चल ही जाएगा। तो वहाँ पर तो ट्रेंड ऐसी आंखें होगी, ट्रेंड लोग होंगे जो आपको देखेंगे, और उनको थोड़े समय के अंदर पता चल जाएगा कि जो आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है। अब रही बात कि मम्मी के फेस को देखकर, स्माइल देकर दिन की शुरुआत करना, फिर आज मैंने आपसे ये बात की कि हमें या तो पानी का कुछ या खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ जो है, ये जो जो ऐसे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनकी मदद करने की बात है, राइट? अगर इसी इसी चीज़ में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, फ्लोरा और फोना की मदद करनी है, तो आप अगर लेट्स से कोई पेड़ हैं तो उसको पानी पिला देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, इट इज़ अ गुड जेस्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैंने आपको एक दो चीज़ें जो बताई कि ये इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें, द रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोग अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा ज़्यादातर लोग जो है ना, ज़्यादातर लोग वो अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। पे अटेंशन, लिसन क्लोजली। लेकिन बहुत कम लोग एक्शंस उठाते हैं।
और जो डिफरेंस है ना, वो ये एक्शन ही क्रिएट करती है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के बाद नेचर की सेवा करूंगा, तो वो जब आप करेंगे तब करेंगे, जब क्लियर एग्जाम होगी उसके बाद की बात है, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन आज जो दिन है, आज का दिन, आज के दिन में अगर आप सेवा कर लें थोड़ी, तो इससे नेचर का तो भला होगा ही, लेकिन जो बदलाव है वो नेचर में कम आएगा, नेचर में भी आएगा, लेकिन आपके इंटरनल नेचर की बात करें तो उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा। क्योंकि अब आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, अब आप धीरे धीरे एक्शन लेने लगे हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो आपकी पर्सनालिटी में एक ज़बरदस्त बदलाव लेकर आए, ये चीज़ें अब से हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं है कि फिर पूरा दिन आप यही करेंगे। आई नो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, दैट्स इट, 5 मिनट्स मैक्स। और ये जो पानी पिलाने की बात है, वो आज से अगर आप स्टार्ट करें तो आने वाले 1-2 महीने तक ही आपको करना है। जून जुलाई जब एक बार बारिश होनी स्टार्ट हो जाए, दैट्स इट, फिर आप इसको छोड़ दीजिए। विंटर में भी इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचेंगे। तो आई होप यू विल टेक एक्शन, और मैं चाहता हूं कि आप एक्शन लें। याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आप सोचें, मैं चाहता हूं कि सोचने के साथ साथ आप एक्शन भी लें। आज से ही अपनी पर्सनालिटी जो है उसको डेवलप करने की शुरुआत कर दीजिए। ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा दिन है। जब से आप स्टार्ट करें वो अच्छा दिन है। तो आज एक अच्छा दिन है, तो आज से ही इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 18 मई 2022 है, दिन है वेंसडे। और दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हीट वेव के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे, कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन वैक्सीनेशन को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन वी हैव इंडिया नेपाल रिलेशनशिप और न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। पायोनियर का ये आर्टिकल है। और अगर हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली की बात करें तो वेस्टलीज, राइट। अब वेस्टलीज का क्या मतलब होता है, एनसीईआरटीज में आपने पढ़ा होगा, राइट। ये सारी चीज़ें जियोग्राफी में एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि विंड क्या होती है, एयर, विंड, ये सारी चीज़ों का ट्रैवलिंग कैसे होता है, राइट, तो आप उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि कैसे एयर का इंपॉर्टेंस क्या है, वी ऑल नो। फिर विंड जो हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं, हीट बेल्ट्स का इंपॉर्टेंस, और इसके लिए आपको बेसिक जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा धूप होगी, धूप जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर हवाएं जो हैं वो गर्म होगी, जो हॉट हवाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा लाइट होती हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसकी जगह पर कोल्ड हवाएं आएगी, तो इस प्रकार से ये विंड जनरेट होगी। तो वेस्टर्लीज का मतलब यहाँ पर ये होता है, विंड जो होती है उसमें उसका जन्म जहाँ से होता है या फिर जिस दिशा से वो आती हैं उस दिशा के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि वेस्ट से आने वाली जो हवाएं हैं तो उसको वेस्टर्लीज कहते हैं, ईस्ट से आने वाली हवाएं जो हैं उसको ईस्टर्लीज कहते हैं। तो हॉट एंड ड्राई वेस्टर्लीज जो हैं, हॉट और ड्राई, गर्म हवाएं और ड्राई हवाएं की वजह से हमारा जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, ये वाला रीजन और नॉर्थ वाला रीजन, सिर्फ न्यू दिल्ली की बात नहीं है, पंजाब हरियाणा के कुछ पोर्शन, उत्तर प्रदेश का पोर्शन, तो ये सारी जगहें जो हैं वो काफ़ी गर्म रही। आने वाले संडे की बात है, एक प्रेडिक्शन ये किया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब जो हीट वेव की बात कर रहा था और आज हमने मदर नेचर की सेवा करने की बात की, तो उसमें आप जस्ट इमेजिन कीजिए 48 डिग्री सेल्सियस इज़ टू मच टू हैंडल। वी नो कि 50 डिग्री से मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है, और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो बहुत सारे पेड़ पौधे, राइट, फ्लोरा फोना, इंसानों की मृत्यु भी हो सकती है, हो ही जाएगी, राइट। लंबा एक्सपोजर रहा तो हीट स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब 48 डिग्री सेल्सियस और 47 डिग्री सेल्सियस में क्या डिफरेंस है? आप सोच रहे होंगे ना कि सर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 47 डिग्री और 48 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का है। यस,
मैथमेटिकली यस, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, लेकिन हीट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीवियरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट्स लाइक 99 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप पानी का एक लेट्स से पानी का कोई टूल, नॉट टूल राइट, एक जो बर्तन है उसमें पानी रख डालेंगे और 99 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते रहेंगे, 99 डिग्री टेम्परेचर ही आप मेंटेन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 1 डिग्री इसमें ऐड हो गए, जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा, वैसे ही इवोपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, पानी जो है वो लिक्विड में से गैस बनने लगेगा। सेम थिंग 48 डिग्री, 47 से 48 डिग्री की सीवियरिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 4 कलर कोड यूज़ करता है। अगर ग्रीन कलर कोड इश्यू किया है तो दैट मीन्स कोई भी एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। येलो का मतलब ये है कि थोड़ी नज़र रखिए, थोड़ा अप टू डेट रहिए, अपडेटेड रहिए, राइट। और ऑरेंज की अगर बात करें तो ऑरेंज इज़ लाइक प्रिपरेशन रखनी है हमें, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। और रेड यानी कि एक्शन रिक्वायर्ड है। अब ये जो संडे और उसके ये आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज कलर जो हैं, ऑरेंज कोड जो हैं, इसको इश्यू किया है आईएमडी ने। और अब हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। और इसी प्रिपरेशन के को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू हेल्प द नेचर एज वेल, जहाँ पर भी पॉसिबल हो। तब हीट वेव की बात करें, ये बार बार हमने चीज़ को डिस्कस की है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको 3-4 बार पढ़कर इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हीट वेव जो है, किसी जगह पर हीट वेव चल रही है, वो कब डिक्लेयर होता है? जब मैक्सिमम टेम्परेचर, पे अटेंशन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये जब 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, दैट एरिया इज अंडर हीट वेव। एंड एटलीस्ट जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस जगह का, उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो दैट एरिया इज अंडर हीट वेव, ये याद रखना। अब सीवियर हीट वेव के बारे में बात करते हैं। सीवियर हीट वेव में क्या होता है कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्रीज से ज़्यादा हो जाता है और जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उससे 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस एरिया को सीवियर हीट वेव वाला एरिया डिक्लेयर किया जाता है। और दिल्ली जो है ये 48 डिग्री, दिल्ली और इसके आसपास का रीजन जो है ये 48 डिग्री के आसपास रहेगा। और लास्ट वीक की बात करें तो कैपिटल जो है उसमें टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस था। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में डायरेक्ट सन का एक्सपोजर हमें अवॉइड करना है। जो कपड़े हम पहने, इट शुड बी लाइट कलर्ड, ब्लैक कपड़े ना पहने, डार्क कपड़े ना पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। पानी की बोतल कैरी ऑन विथ योर सेल्फ, राइट, बैग में रख सकते हैं, या फिर जो वो थर्मोस टाइप की बोतल्स आती है जिसमें पानी ठंडा रहता है तो वो रख सकते हैं आप, राइट। और अपना सिर जो है वो कवर करना, या तो टर्बन से, हैट से, या फिर अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, बट स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन। ये अवेयरनेस के साथ साथ समझने वाली भी बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी हिसाब से अब वर्क आवर्स जो हैं वो फिक्स होगी। खेती बाड़ी का काम जो है वो भी अब लोग दोपहर के टाइम पर नहीं करेंगे, राइट। इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम है, दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे लोग, मीन्स फ्यूचर में ऐसा होगा कि ज़्यादातर समर टाइम में लोग रात को ही काम करेंगे, या फिर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग से काम स्टार्ट होगा और पूरी रात लोग काम करेंगे, दिन के टाइम पर काम एवॉइड करेंगे। ऐसा अगर डिग्रीज़ ये ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ता रहा तो फ्यूचर इसी दिशा में आगे जाएगा। 1951 के बाद दिल्ली ने अभी जो अप्रैल 2020 का महीना देखा, ये सेकंड हॉटेस्ट था। और जो बारिश होनी चाहिए, अप्रैल में लगभग 12.2 mm जितनी बारिश होती है दिल्ली के इर्द गिर्द रीजन में, और दिल्ली में यहाँ पर 0.3% हुई। मार्च में 15.9 mm बारिश होती है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन ऑल, लेकिन किसी प्रकार का रेनफॉल जो है वो नहीं हुआ है। चलो, अच्छी बात ये है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है ये अंडमान में पहुंच गया है, और आने वाले 3-4 दिनों के बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सारे क्षेत्रों में
बारिश जो है वो आने वाले 4-5 दिनों के अंदर होने वाली है। अंडमान में बारिश स्टार्ट हो चुकी है और कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा हीट होती है उतनी ज़्यादा बारिश भी होती है। तो अब जो मॉनसून है वो उतना हमसे दूर नहीं है, लेकिन ये दिनों को काटना, ये कुछ हफ्तों को हमें जो क्रॉस करना है, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, पर्टिकुलरली फॉर फ्लोरा एंड फोना। तो ज़रूर उनकी मदद कीजिएगा जो भी कैपेसिटी से हो सके। टेक आउट 2 मिनट्स 5 मिनट्स एंड डू द थिंग, डू टेक एक्शन। सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड द हिंदू का ये आर्टिकल हैं और आपकी स्क्रीन पर एज यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके काउंटर पार्ट हैं यानी कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। पीछे जो आपको मंदिर नज़र आ रहा है, तो ये कहाँ का मंदिर है? ये लुम्बिनी जो नेपाल में है, और इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है देन डू चेक दैट आउट। जो बुद्ध पूर्णिमा थी, तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हमने बात की और फिर इस विषय के बारे में भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम इंडिया नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं। विनो के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नेपाल की एक छोटी सी यात्रा पर गए थे। बुद्ध जयंती का वो दिन था और वो गए लुम्बिनी में, राइट। अब लुम्बिनी जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और एक लंबे समय से नेपाल के कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भारत इस बात पर यकीन नहीं करता है कि नेपाल में या फिर लुम्बिनी में ये सिद्धार्थ गौतम का जन्म जो है, भगवान बुद्ध जिनको हम कहते हैं, तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऐसा भारत नहीं मानता है। और इस चीज़ को लेकर वो थोड़े बहुत गुस्से भी थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर गए और लुम्बिनी में गए। वहाँ पर उन्होंने कहा भी कि ये भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म यहाँ पर हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ जो है ये ऑफिशियली क्लियर हो चुकी है कि भारत इस चीज़ को मानता है कि लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। और ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बट मोर फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि पहले इस चीज़ को लेकर इश्यूज हुआ करते थे, इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता था। अब इस टॉपिक को डिस्कस हमें नहीं करना है, क्योंकि अब वंस एंड फॉर ऑल इट इज़ सेटल्ड। भारत ने इस चीज़ को मान लिया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए हैं। दोनों नेताओं ने मिलकर एक शिलान्यास किया, एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ये लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन जो है यहाँ पर भारत ने शिलान्यास किया। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाएगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? द रीज़न इज़ के लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग देश जो हैं, देखिए बुद्धिज़्म को कितने सारे देश फॉलो करते हैं। तो या फिर आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मंगोलिया में है, चाइना में है, देन यू हैव इन म्यांमार, थाईलैंड एंड लेओस एंड कैम्बोडिया, जापान, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। तो बहुत सारे अलग अलग देश जो हैं उनकी मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पर उन्होंने क्रिएट की हैं। और चाइना जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप कर रहा है। और चाइना बेसिकली रिलीजियन का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट पावर जो है अपना, उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी सॉफ्ट पावर के चक्कर में वो क्या कर रहा है, इंडिया का जो एक इन्फ्लुएंस है उसको भी कट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमने ये सेंटर यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास जिसका किया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, तो दिस इज़ ए गुड स्टार्ट बाय इंडिया एज वेल। ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ यही चीज़ की है, भारत ने दूसरी चीज़ भी की है लुम्बिनी के लिए, बट दिस इज़ ए गुड स्टार्ट, ताकि चाइनीज़ स्पॉन्सरशिप और पेट्रोनेज जो है उसको एक हद से हम यहाँ पर काउंटर कर सकें। इसी के साथ साथ कुछ MOUs भी साइन हुए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का MOU। और जो शेर बहादुर दोबा साहब हैं, तो वो भारत की यात्रा पर आए थे अप्रैल में, आपको याद होगा। और उससे पहले भारत के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, ख़ास करके KP ओली शर्मा जब प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, तो उस टाइम पर बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो भारत और नेपाल के बीच में हुए। लेकिन अब रिलेशनशिप जो हैं वो धीरे धीरे अच्छी दिशा में जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं। मैंने कई बार कहा है, रोटी बेटी का रिलेशनशिप है, राइट। यानी कि शादी ब्याह भी होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देशों के लोगों के बीच में। और कॉमन कल्चर, रोटी इटसेल्फ लाइक कॉमन कल्चर, और खाने पीने की चीज़ें एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है।
दोनों देशों के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हैं जो 1950 में हमने साइन की थी, एंड दिस इज़ द रीज़न कि नेपाल के लोग जो हैं वो भारत में बिना वीज़ा आ सकते हैं। सेम थिंग, भारत के लोग जो हैं वो बिना वीज़ा नेपाल जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। कुछ इरिटेंट्स भी हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेन्स हमें देखने को मिले। दो अच्छे दोस्तों के बीच में कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर उनके बीच में इश्यूज चलते रहे, लेकिन मित्रता इतनी अच्छी है और इमोशनल अटैचमेंट है, तो इसकी वजह से वो एक दो चीज़ें जो हैं वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार वो एक दो चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं कुछ ओकेशंस पर, और दो मित्रों के बीच में फिर कड़वी बातें भी हो जाती हैं। तो सेम थिंग गोज़ विथ इंडिया एंड नेपाल एज वेल। तो अब जो अच्छी बात है वो ये है कि दोनों तरफ से ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से ये प्रयास हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों जो हैं वो इस चीज़ को, मीन्स ये जो कड़वाहट है उसको हटाने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। और रिलीजियस डिप्लोमेसी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों देशों के बीच में। एक जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है दैट इज़ कि नेपाल के पॉलिटिकल और इकोनॉमी में एक बदलाव हमें देखने को मिला है। और पहले ऐसा था कि नेपाल के बहुत सारे यंगस्टर्स का एस्पिरेशन ये था कि वो भारत जाएंगे और भारत जाकर जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे और फिर पैसे कमाएंगे और अपने नेपाल में जो परिवार हैं तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और देश का भी होगा। लेकिन अब इंडिया जो है उनकी ऐसा नहीं है कि पहले इंडिया वॉज दी ओनली चॉइस, लेकिन अब दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहाँ पर नेपाल के लोग जाने लगे हैं। तो दिस इज़ ए चेंज, राइट। उनके लिए अच्छा चेंज है। भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए, राइट। वी हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट इट कि नेपाल के लोग अब भारत को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं जितना वो पहले करते थे। रिलेशंस नीड टू ग्रेजुएट टू ए मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप। अब इकोनॉमिकल लेवल पर और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर रिलेशनशिप को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। रिलीजियस पॉइंट्स से या फिर कल्चरल टाइप्स हैं, जियोग्राफिकल क्लोजनेस है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस पर अब हमें नेक्स्ट लेवल पर जाने की ज़रूरत है जहाँ पर इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में हम मिलकर काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेपाल का जो है वो भारत को करना पड़ेगा, राइट। ये हमारी एक प्रकार से आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इससे हमारे देश का भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होगा। हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, और जो वे सारे स्टेट्स जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो उनके सिटीजन्स के लिए भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मीट ऑफ द मैटर, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। एक स्टीरियोटाइप है भारत के बारे में, और ये स्टीरियोटाइप हम भी सोचते हैं कि भारत जो है ये वेजिटेरियंस का देश है। अब ये बात सच नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बहुत कम पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करती है, और ज़्यादातर लोग जो हैं, कई लोगों को पूछेंगे तो कहेंगे कि 90%। वो 10 का दम आता था प्रोग्राम, उसमें पूछते थे कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि ये हैं वो हैं एक्सेट्रा। तो अगर आप ऐसे 10 का दम खेले किसी के साथ तो यू विल फाइंड कि ज़्यादा लोग कहेंगे कि 80% या फिर 80% से ज़्यादा या फिर 90% लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं हमारे देश में। बाकी के लोग जो हैं वो नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे को अगर हम देखें तो पता चलता है कि हमारे देश में नॉन वेज कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, राइट। नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले लोग जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, और ख़ास करके 15 से 49 एज ग्रुप का जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 15 से 49 एज ग्रुप में 2/3 जितने लोग, 2/3 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 66% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं मीट को। वो या तो डेली या फिर वीकली या फिर ओकेजनली, लेकिन दे ईट नॉन वेज। ऐसा NHFS 5 में पता चला है। NHFS 4 जो है उससे जो आंकड़ा था उससे थोड़ा ये आंकड़ा स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। रही बात एग्स की, तो एग्स का कंजम्पशन जो है वो भी हमारे देश में इंक्रीज हुआ है। और एक जो चीज़ है, एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है या फिर एक ये भी एक चीज़ है, मीन्स ये हकीकत है। लोग ये समझते हैं कि महिलाओं को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पुरुष को ही नॉनवेज खाना चाहिए। ये मर्दों वाली बात ऐसा नहीं है, राइट। उसमें जो भी प्रोटीन्स हैं, अब जो लोग रिलीजन की वजह से या फिर कल्चर की वजह से नहीं खा रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको खाना ही चाहिए नॉनवेज। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए ये प्रोटीन का सोर्स है। अब
प्रोटीन के दूसरे भी सोर्स हैं हमारे देश में, या फिर हमारी हमारी जो इंडियन डाइट है सो कॉल्ड, उसमें अब इंडियन डाइट भी, देर इज़ नो इंडियन डाइट, देर आर लाइक साउथ इंडियन फूड जो है उसमें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग फूड कंज्यूम किया जाता है, मोर लाइकली सेम लगता है, लेकिन इट्स डिफरेंट. सेम थिंग गोज विद गुजराती फूड. गुजरात की ही बात करूं मैं तो आपको गुजराती फूड में भी तीन चार अलग अलग चीज़ें, मीन्स नाम एक होंगे लेकिन बनाने का तरीका, उसका टेस्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग रहती है. तो ये वेरिएशन हर जगह पर है, इजंट इट. अब रिलीजियन की वजह से, कास्ट की वजह से ये कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स बनाए गए हैं, राइट. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट बजरंगी भाईजान फिल्म के वो जो छोटी लड़की होती है, शी कंज्यूम्स मीट, और उसके बाद फिर एजम्पशंस लगाए जाते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, शी शुड बी क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है वो मीट खाते हैं, ब्राह्मण मीट नहीं खाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें. तो अलग अलग जगहों पर ऐसा है कास्ट के हिसाब से. लाइक वेस्ट बंगाल में ब्राह्मण जो हैं दे कंज्यूम फिश. अब गुजरात के ब्राह्मण को फिश की बात करेंगे, दे डोंट कंज्यूम इट, राइट. तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं हमारे समाज के व्हेन इट कम्स टू ईटिंग एंड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन ऐसा समझना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं अगर लेट्स से नॉन वेज फूड कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे वो रिलीजियस रीज़न हो या फिर कास्ट का रीज़न हो या फिर फैमिली में वो चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको हम नफ़रत की निगाह से देखें, उनको हम ऐसा सोचें कि यार ये लोग पाप कर रहे हैं. ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हर बार यही आता है कि ये पाप की बात आ जाती है, राइट. कि जो कंज्यूम कर रहे हैं नॉनवेज, और इट मे साउंड आयरोनिकल एज वेल, कि आप सोच रहे होंगे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें मदर नेचर की रक्षा करनी है, और यहाँ पर हम नॉनवेज को ऐसा कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट, ये पाप नहीं है. तो इसमें मीन्स क्या ये आयरोनिकल है? द थिंग इज़, इसमें अगेन हमें समझना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, कि जो चिकन है, अब चिकन की जो ब्रीडिंग की स्पीड है इट्स वेरी फास्ट. और अगर आप, आई एम जस्ट कीप टेलिंग यू, राइट, कि एक इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आज लगभग 7.5 बिलियन लोग हैं. तो चिकन जो है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, लगभग 14-15 बिलियन चिकन है. इफ़ यू डोंट कंज्यूम इट तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती, और इतनी बढ़ जाएगी कि फिर ये नुकसान पहुंचाने लगेंगे पूरी सिस्टम को. फिर अगेन सारे लोग वेज फूड को कंज्यूम करने लगे, तो फिर नॉन वेज जो है, मीन्स सारे लोग जो वेज को कंज्यूम करने लगे तो उसकी प्राइस और ये इम्बैलेंस आ जाएगा. तो वेज नॉन वेज का जो एक बैलेंस चल रहा है दैट इज़ अ गुड. और ऐसा समझना कि भारत के लोग, जो लोग नॉन वेज नहीं खा रहे हैं वो सबसे अच्छे लोग हैं, और जो लोग दुनिया के बहुत सारे देश के लोग जो हैं वो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, तो ऐसा मानना कि वो पाप कर रहे हैं, तो ये एक लिमिटेड थिंकिंग है, यूनिवर्सल नहीं है. अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऊपर वाले ने हमें ओमनीवोरस बनाया है कि हम नॉनवेज भी कंज्यूम करें तो वो हमें डाइजेस्ट हो जाएगा, और वेज कंज्यूम करें तो भी डाइजेस्ट हो जाता है. तो ये भी एक एंगल है देखने का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ खाएं, कि आप कबूतर भी खा रहे हैं, ईगल भी खा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है, हर एक को नहीं. फिर वो वेट मार्केट जो है चाइना की, ऐसी सिचुएशन नहीं है, राइट. तो यू हैव टू थिंक, और इसको इस लेवल से आपको समझना है और देखना है, या फिर इससे वायलेंस हो सोसाइटी में तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है हैदराबाद में, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत काम करती है. और इसका कहना ये है कि जो एग्स हैं ये दूध और बनाना से इजी टू प्रोक्योर हैं. आप इजीली इसको सप्लाई कर सकते हैं, एग की इजीली अवेलेबल भी है, और न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू मिल्क एंड बनाना. और बच्चों को ये जो मिड डे मील है, तो उसमें बहुत सारी जगहों पर बच्चों को ये एग जो है वो दिए जाते हैं. हमारे कई 3rd स्टेट जितने हैं ऐसे, राइट, सारे राज्यों में नहीं, लगभग 33% जितने राज्यों में मिड डे मील में एग दिए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन आए. अब इसको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया की स्टंटेड वेस्टेड पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिली है। 2011 का जो नेशनल सैंपल सर्वे डेटा है वो ये कहता है कि भारत के लोगों का प्रोटीन इंटेक डिक्रीज हुआ है, यानी कि कम प्रोटीन हम कंज्यूम कर रहे हैं। और भारत के लोग जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन्स कम कंज्यूम करते हैं, और जो लेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और लेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसको कम कंज्यूम करते हैं। तो पेट भर के खाना मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैलेंस डाइट है। आपने 3 प्लेट समोसे खा लिया, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन वो हेल्थी या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने 2 बर्गर्स खा लिया, पेट भर गया, लेकिन वो हेल्थी या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट। लेकिन बैलेंस डाइट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ, और खास करके बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम हमारे आंकड़ों को देखें तो हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखें तो पता चलता है कि एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है। और जिन लोगों को ज़्यादा मेहनत का काम करना है, मजदूरी का काम करना है, तो दे नीड प्रोटीन। तो आइदर वो पल्सेस से कंज्यूम करे, या फिर एग से, या फिर नॉन वेज से, बट प्रोटीन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। इम्प्रूविंग कोल्ड चेन सिस्टम्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है CK मिश्रा ने, जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फॉर्मर राइट, रिटायर्ड ऑफिसर हैं CK मिश्रा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में भारत ने लॉन्च किया, और लार्ज स्केल वैक्सीन डिलीवरी जो है इसके माध्यम से की जाती है। रूटीन इम्यूनाइजेशन हम इसकी वजह से कर पाए। और अब देखिए, हर साल 2.67 करोड़ नए नवजात शिशु जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाता है, और 2.9 करोड़ महिलाएं जो हैं उनको हर साल वैक्सीनेट किया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं की बात है यहाँ पर प्रिसाइसली। 2014 में भारत ने मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया, एक फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। और इसका परफॉर्मेंस, इसकी डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छी रही, राइट। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझिएगा इस बात को। द पेंडेमिक रिमाइंडेड अस दैट वैक्सीन्स अलोन डू नॉट सेव लाइव्स, वैक्सीनेशन डज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, वैक्सीन से जान नहीं बचती है, वैक्सीन आपकी जान नहीं बचा पाएगी, वैक्सीनेशन आपकी जान बचा पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके देश ने वैक्सीन को ढूंढ लिया है तो उससे ऐसा नहीं है कि आपके देश के लोगों की जान बच जाएगी। जब तक उनको वैक्सीनेटेड नहीं किया जाएगा या फिर इनोक्यूलेट नहीं किया जाएगा, जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगेगा, तब तक वो वैक्सीन भी काम नहीं करेगी ना। और इसमें एक बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। गहरी बात यह है कि आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुंची। दुनिया के पास वैक्सीन आ गई। याद कीजिए वो दिन, वो समय जब कोविड के केसेस आ रहे थे, वैक्सीन नहीं थी, और उस टाइम पर हम यही चीज़ की प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, एक बार एक वैक्सीन मिल जाए, एक वैक्सीन अगर आ जाए हमारे पास तो पूरी दुनिया में वैक्सीन कर देंगे। हर जगह पर, हर एक के फ्रिज में वैक्सीन रहेगी, इतनी वैक्सीन बना लेंगे। ऐसा एक सपना देख रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज बहुत सारे देशों के पास वैक्सीन नहीं है। और पेंडेमिक ने यह दिखाया कि जो कोल्ड चेन है, अगर कोल्ड चेन आपके पास प्रॉपर नहीं है तो फिर आपकी वैक्सीन भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। और होता यह है कि वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपरली अगर आपने स्टोर नहीं की तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है ये भी ख़त्म हो जाती है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि ये दुनिया का जो आंकड़ा है वो ये है कि नियरली 50% जितनी वैक्सीन जो हैं ये वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपर कंट्रोल टेम्परेचर या फिर सिंपल लैंग्वेज में कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता है। इसलिए हमारे देश में 20% जितनी जो ये हेल्थ केयर की चीज़ें जो आती हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव हेल्थ केयर की चीज़ें, तो उसमें से 20% चीज़ें जो हैं डैमेज होती है, डिग्रेडेड होती है, बिकॉज जो पूरी कोल्ड चेन है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, राइट। बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं हमारे देश में, उसकी बात है। हमारे देश में रीजनेबली अच्छा है ये, खास करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP की बात करें तो 3% जितने, यानी कि 750 जितने जो कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, ये
ये टोटल हमारे देश में 27,000 जितने हैं, और उसमें से 750 जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। और अच्छी बात यह है कि 95% जो हैं ये बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, यानी कि ग्रास रूट लेवल से बहुत ही नज़दीक है। एंड दिस इज़ स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। 87 करोड़ लोगों को 2 डोजेस देना, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सिंगल डोज देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सरकार ने कोविन को लॉन्च किया, आप रजिस्ट्रेशन कर सके, अपॉइंटमेंट बुक कर सके, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने ईविन का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। और ये जो ईविन है, तो इसमें आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप डिजिटाइज कर सकते हैं पूरी वैक्सीन सप्लाई चेन को। और गावी ने इसको सपोर्ट किया है, वैक्सीन अलायंस ने, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ताकि आप कितना स्टॉक है वैक्सीन का और कितना टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है वो आपके पास रहे। टेम्परेचर इन द सेंस के वैक्सीन को जहाँ पर स्टोर किया तो टेम्परेचर का पूरा डेटा एंड थिंग्स लाइक दैट। अब कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए वी नीड सोलर ड्रिवन टेक्नोलॉजी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लाइट आती जाती रहती थी, राइट। ये पावर आउटेज का इशू बहुत था, तो 72% जितने हेल्थ केयर जो हैं अब उन्होंने सोलर पर कर दिए हैं ताकि ये इश्यू ना हो। तो जैसे जैसे हम इस कोविड से रिकवर करें, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अनब्रोकन और रेजिलिएंट कोल्ड चेन सिस्टम हम तैयार करें। और फ्यूचर के जो ऐसे पेंडेमिक हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस यही होगी कि हम कोल्ड चेन सिस्टम में आज से ही इन्वेस्ट करें, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ हो तो फटाफट हम ग्रास रूट लेवल तक ये दवाई और वैक्सीन और सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंचा सकें। दोस्तों, आज की ये डिस्कशन अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, दैट मीन्स कि आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आई और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एन्जॉय योर स्टडीज़। और जो मैंने टास्क के बारे में आपको बताया स्टार्टिंग में, जो चीज़ें हमें डिस्कस की, उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, और जब आप उसके बारे में सोच लें तब उसके ऊपर एक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।